हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जो टॉपिक्स आपको कराए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कराए गए हैं, उनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आने वाले टाइम में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जो टॉपिक्स आपको कराए गए हैं उनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि बिना रिवीजन के फिजिक्स का आगे चलना संभव नहीं है। तो अब जो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम लेके चलते हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है प्रतिरोध के ऊपर, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, पदार्थों को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा है अचालक, एक है हमारा विद्युत अपघटक, एक है मिश्र धातु। तो सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट में चालकों पर। चूंकि आपको यह मालूम है कि R इक्वल टू होता है ml/ne²A, तो जो चालक लिया जाता है दिए गए चालक के लिए L A नियत तथा स्मॉल m व स्मॉल e क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्रमशः द्रव्यमान व आवेश सदैव नियत है। जो दिया गया चालक है उसके लिए उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल कांस्टेंट होता है। एक बार जो ले लिया वो फिक्स हो गया, लेकिन साथ में ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी नहीं बदलता। तो क्या चेंज होगा, एम चेंज होगा या टो चेंज होगा। तो दिए गए चालक के लिए इसमें व एम नियत, क्योंकि जिस भी पदार्थ को हम लेके चल रहे हैं, चाहे चांदी हो, सोना हो, लोहा हो या तांबा हो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रति एकांक आयतन में, उनकी संख्या भी नियत होती है। तो क्या शेष बचा, टो शेष बचा। तो हम क्या ले सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती टो। टो को हमने कांस्टेंट क्यों नहीं करा? टो को कांस्टेंट इसलिए नहीं करा क्योंकि टो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन तेजी से धनायनों के साथ और आपस में टक्कर करते हैं। तो क्या होगा, उनका टकराने का समय कम हो जाएगा। टकराने का समय कम होगा तो टो की वैल्यू घटेगी। टो की वैल्यू घटने से आर की वैल्यू बढ़ जाती है। जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अर्थात टो घटता है, जिससे कैपिटल R का मान बढ़ता है, मीन्स प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध किस तरीके से बढ़ेगा इसके बारे में हम नेक्स्ट लाइन में जिक्र करेंगे। इतना पहले आप नोट करें। अब किस तरीके से बढ़ेगा, हम मान के चलते हैं कि माना T1 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध कैपिटल R1 तथा T2 ताप पर चालक का प्रतिरोध
R2 है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा से क्या कहता है कि अल्फा को हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं? प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? पहले प्रतिरोध T1 टेम्परेचर कम है, T2 टेम्परेचर ज्यादा है, पहले प्रतिरोध R1 है। अब चूंकि आपको बताया टेम्परेचर के बढ़ने से टक्कर में लगा समय घटेगा, घटने से प्रतिरोध बढ़ेगा। तो T1 टेम्परेचर अगर R1 है तो T2 पर R2 होगा, R2 बढ़ा प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध वृद्धि होगी R2 माइनस R1 बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा तापांतर। क्या लिखेंगे? अल्फा R2 माइनस R1, प्रारंभिक है R1, T2 माइनस T1। ये हमारा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, R2 माइनस R1 बराबर अल्फा R1 T2 माइनस T1। R1 को इधर शिफ्ट करें, R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। R2 बराबर R1 कॉमन, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये हमारी एक जनरल कंडीशन आ गई कि T1 का प्रतिरोध R1 है, T2 का प्रतिरोध R2 है, तो इसका मान जो होगा अल्फा होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान। तो अगर हम कहते हैं कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 व T डिग्री सेल्सियस पर RT हो, तो अब प्रारंभिक टेम्परेचर इसके अंदर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया यानी T1, दूसरा टेम्परेचर T2 की जगह हमने T लिया, तो क्या लिखेंगे? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। तो इससे अल्फा का मान क्या आएगा? अल्फा आएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 गुणा T। ये हमारा मान आएगा। इस सूत्र का भी इस्तेमाल हम करेंगे न्यूमेरिकल से करने में। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर हम कहते हैं कि यदि R0 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 बराबर 1 ओम का मान हो तथा ताप वृद्धि जिसे हम कह रहे हैं T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर RT माइनस R0। मात्रक क्या होगा? देखिए ध्यान से कि इसका मात्रक ओम है, RT माइनस R0 का मात्रक ओम है, R0 का मात्रक ओम है, ओम से ओम कट गया, बटे में T बचा। T कुछ लोग इसे टाइम समझेंगे, लेकिन यहां सूत्रों का मतलब जो बदलता है, सूत्रों का संकेत जो बदलता है वो चैप्टर वाइज होता है। कहीं T को समय लेते हैं, कहीं T को टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया है। टेम्परेचर हमने किस में लिया? डिग्री सेल्सियस में। तो बटे में क्या बचा? अकेला टेम्परेचर बचा, तो मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस। यहां मन रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूत्र के रूप में हमने लिया है। तो क्या परिभाषा होगी अल्फा की? अल्फा की परिभाषा होगी यदि किसी चालक का, परिभाषा लिखें आप, मैं बोल रहा हूं आपको, यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो उस चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस चालक के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक, चालक के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक
अल्फा के बराबर होती है, के बराबर होती है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलिए इसी के अंदर अब हम कहते हैं कि यदि अल्फा बराबर 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए तापांतर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में हमेशा बराबर होता है, लेकिन अगर हम केवल ताप की बात करें तो डिग्री सेल्सियस का ताप और केल्विन का ताप अलग अलग होता है, लेकिन तापांतर की अगर हम बात करते हैं तो तापांतर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में बराबर होता है। तो क्या रखेंगे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से RT बराबर R0 1 प्लस T/273 R0 273 प्लस T बटे 273। अगर हम डिग्री सेल्सियस के ताप में 273 जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, टेम्परेचर बनता है केल्विन में। ध्यान रखिए इसके अंदर चूंकि T प्लस 273 बराबर होगा T केल्विन के, KELVIN, तो इसलिए RT बराबर R0 बटे 273 गुणा T। अब जो इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, उस पर प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, 273 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि RT समानुपाती T, RT समानुपाती T। ये क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने पर प्रतिरोध समानुपात में होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये जो कंडीशन है ये जब लगेगी जब हमारा ताप वृद्धि सूक्ष्म होगी। बहुत ज्यादा अगर हायर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल बदल जाता है, तो ऐसे में आपका द्विघात समीकरण या बहुपद समीकरण के रूप में आता है। लेकिन ये जो कंडीशन लगाई गई है, यह अवस्था जो लगेगी वो केवल ताप में सूक्ष्म वृद्धि के लिए होगी। यह अवस्था चालक के ताप में सूक्ष्म वृद्धि के लिए लागू होती है। तो ये इस तरीके से हमने बता दिया कि प्रतिरोध जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से हमारा चालक का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है मिश्र धातुओं के लिए, जिनको हम इंग्लिश में मिश्र धातु को अलॉय कहते हैं। अलॉय मिश्र धातु कौन सी होती है? मिश्र धातु, मिश्र धातु वे होती हैं जिसके अंदर मिश्र यानी मिश्रण से बना है, यानी ऐसी धातु है जिनमें मिश्रण होता है, जो शुद्ध नहीं होती। शुद्ध कौन सी है? सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, ये शुद्ध है। लेकिन स्टील की हम बात करें, पीतल की बात करें, नाइक्रोम की बात करें, टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन की बात करें, तो ये सब हमारी जो है मिश्र धातुएं हैं। देखिए इसमें लिखिए मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन, इत्यादि का ताप
बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में वृद्धि शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है, क्योंकि मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान शुद्ध धातुओं से कम होता है। तो इस तरीके से हमने मिश्र धातुओं की बात करी। तीसरा है हमारा अर्धचालक, यानी ताप का प्रभाव अब अर्धचालक पर देखेंगे। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक जो ना तो पूरी तरह चालक हो और ना ही पूरी तरह अचालक हो, यानी जो पदार्थ हैं वो कुछ चालक भी हो कुछ अचालक भी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। परिभाषा लिखिए, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जर्मेनियम, इसे लिखते हैं जीई, सिलिकॉन एसआई। हम बेसिकली दो ही इसके अंदर लेके चलते हैं, और भी हैं। अब क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर R बराबर ml अपॉन Ne स्क्वायर A2 से पता लगेगा दिए गए अर्ध चालक के लिए L A नियत है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, हम M की बात नहीं कर रहे, हम M की और E की बात नहीं कर रहे, क्योंकि M और E तो कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट है। हमने बात करी है L की और A की बात हम करी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती N2। अब ये ध्यान रखिए कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है N का जो मान है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिखाता हूं, आपको लिखिए। जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो टो के मान में कमी आती है, लेकिन अर्धचालकों में सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण स्मॉल n के मान में अत्यधिक वृद्धि होती है। जिस कारण ताप के बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध
घट जाता है। पूर्णविराम। इसका कारण यह भी है कि अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाला दूसरा लास्ट फैक्टर अब है विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मीन्स ऐसे द्रव जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पर लिक्विड के अणु धनायनों व ऋणायनों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी लिक्विड का जो है क्या होगा, विद्युतीकरण हो जाएगा, विद्युत अपघटय हो जाएगा। विद्युत उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए, लिखिए इसमें विद्युत अपघटय का ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटयों की सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन घटती है, जिसके कारण आयनों को घूमने में आसानी होती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह बढ़ता है तथा प्रतिरोध घट जाता है। इस तरीके से हमने ताप के प्रभाव के लिए 4 पार्ट किए। पहला चालक, दूसरा मिश्र धातु बताए। आप चारों पार्टों को नोट करिए, उनको एक बार ध्यान से पढ़िए। वीडियो को लाइक करें, बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बेल आइकन हो तो उसे दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगली आने वाली वीडियो की। दूसरी बात कि ये इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ औरों का भी फायदा हो। तो ध्यान दें, फिजिक्स इज सो इजी बट डिमांड्स प्रैक्टिस। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।